आप सभी चीज़ों को अपने इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करना चाहते हो और इसके लिए आप अपनी क्षमता के अनुसार प्लान भी तैयार करते हो। लेकिन इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो आपकी नहीं, बल्कि आपकी इमोशन की इच्छाएं हैं, जो आपको ऐसा करने के लिए उकसा रही है। आपकी भावनाएं आपके दृष्टिकोण को छोटा कर देती है, जिससे आप रियलिटी को नहीं देख पाते। जब आप इमोशनल होकर कोई चीज़ को देखते हो, तो आपको वहीं दिखाई देता है जो आपकी भावनाओं के अनुकूल है। आप किसी से नफ़रत करते हो तो आपको केवल उसकी बुराइयां ही दिखाई देगी, भले ही उसमें कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों ना हो। और अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको केवल उसकी क्वालिटीज़ दिखाई देंगी, भले ही वो एक मूर्ख ही क्यों ना हो। इसी कारण भावनाओं से सोचने वाला व्यक्ति अक्सर गलत डिसीजन लेता है, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता में तर्कहीनता होती है। आपको अपने इमोशन पर रिएक्ट करने के बजाय दिमाग को खुला रख व्यक्ति के हर पहलू को समझना चाहिए, जिससे आप एक सही डिसीजन पर पहुंच सको। बात है 432 ईसा पूर्व की, जब एथेन के नागरिकों के पास एक सूचना आई। स्पार्टा से एक दूत संधि की नई शर्तों के साथ शहर में पहुंचा है। अगर एथेन ने संधि की शर्तों को स्वीकार नहीं किया तो स्पार्टा युद्ध का ऐलान कर देगा। वैसे भी स्पार्टा और एथेन कट्टर शत्रु हैं। एथेन उस समय अभूतपूर्व व्यापारी केंद्र था, जिसके पास नेवी और धन की पर्याप्त मात्रा है। वहीं दूसरी ओर स्पार्टा एक मिलिट्री स्टेट है, जो पूरी तरह अपनी आर्मी पर डिपेंड है। इससे पहले तक दो पावरफुल कंट्री हमेशा डायरेक्ट वार को अवॉइड किया करते थे, क्योंकि इसके परिणाम आपकी सोच से भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद एथेनियन ने फिनिक्स हिल पर एक असेंबली रखी, जहां स्पार्टा के खिलाफ युद्ध का निर्णय लिया जाना था। इस असेंबली में एथेन के सभी पुरुषों को आने की छूट थी। शायद इसी कारण से वहां करीबन 10,000 लोग उपस्थित हुए थे। जहां वाक के जर्नल ने एथेन को सीज कर स्पार्टा पर पहले हमला करने का प्रस्ताव रखा। तभी उन्हें बताया गया कि ज़मीन की लड़ाई में स्पार्टा की सेना को हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से तो स्पार्टा को अपनी सेना बढ़ाने का और अधिक समय मिल जाएगा। इसी तरह समय बीतता जा रहा था, परंतु कोई संतुष्ट करने वाला उपाय न मिलने से लोगों में गुस्से और डर की भावनाएं बढ़ने लगी। लेकिन एकदम से सारी भीड़ शांत हो गई, क्योंकि असेंबली में एक नया और जाना पहचाना चेहरा सामने आया, जो कि प्रिकल्स था। प्रिकल्स, जो करीबन 60 साल की उम्र का एथेन का मंत्री है। ये जनता में काफ़ी मशहूर और पसंद किया जाता है। इस कारण प्रिकल्स का ओपिनियन कहीं अधिक मायने रखता है। प्रिकल्स अपने शुरुआती दिनों की अपेक्षा काफ़ी ताकतवर और पावरफुल बन चुका है। कुछ सालों पहले तक प्रिकल्स के लीडर बनने से पहले एथेनियन एक स्पेसिफिक क्वालिटी के लोगों को ही लीडर बनाते थे, जो एक उत्साह भरी स्पीच दे सके, क्योंकि ऐसे लोग युद्ध के मैदान में रिस्क टेकर होते हैं और वे अपनी मिलिट्री को अच्छे से लीड कर पाते हैं। परंतु इसी कारण से लीडर युद्ध में मारे भी जाते। परंतु एथेनियन को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक सत्ता या पावर में रहता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी 463 ईसा पूर्व में प्रिकल्स आया और एथेनियन पॉलिटिक्स फिर पहले जैसी नहीं रही। उसने आते ही खुद को मिडिल क्लास लोगों और किसानों के साथ जोड़ दिया। एथेनियन असेंबली में उनकी समस्याएं व पक्ष रखा, जिससे वो जनता में फेमस हो गया और उसके साथ ज़्यादा लोग भी जुड़ने लगे। एक अनियमित और बिना अनुशासित भीड़ को संभालना आसान नहीं है, परंतु प्रिकल्स ने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया था। प्रिकल्स की पावर बढ़ने के साथ वह एथेनियन पॉलिटिक्स में एंटर हो गया, जहां उसने एथेन के एम्पायर बढ़ाने की नीति के विरुद्ध विवाद किया कि हमें एथेन के एम्पायर को बढ़ाने के बजाय एथेन को समृद्ध बनाने में ध्यान देना चाहिए। प्रिकल्स ने अपने खुद के खर्चे से एथेन में मंदिर, थिएटर्स, कॉन्सर्ट हॉल जैसी कई इमारतों का निर्माण करवाया। उसने एक 40 फुट की एथेना की मूर्ति का निर्माण भी करवाया था। एथेना एथेनियन की गार्डिंग स्पिरिट मानी जाती है,
जिसे ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। पिक्रेल्स ने एथेन को आर्ट और साइंस के स्वर्णिम युग में पहुंचा दिया था। एथेन के दूसरे लीडर की बजाय पिक्रेल्स ज़्यादा टाइम तक पावर में रहा। साल के साल गुजरते रहे, दशक के दशक गुजर गए, लेकिन पिक्रेल्स की पावर और सत्ता बनी रही, जिसके उसके एनिमी भी बहुत बन गए थे, जो कि अनिवार्य भी थे। लेकिन पिक्रेल्स की सूझबूझ और उसकी अनोखी लीडरशिप के कारण उसे सत्ता से हटाना मुश्किल था। अभी पिक्रेल्स फेनिक्स हिल की स्पार्टा के युद्ध के निर्णय की असेंबली में पहुंचा तो उसका ओपिनियन सुनने के लिए लोग बेकरार थे। पिक्रेल्स ने आते ही कहा, मेरे विचार पहले की तरह सेम ही हैं। मैं स्पार्टा के विरुद्ध युद्ध के खिलाफ हूँ। मुझे पता है कि आप सभी लोगों में उत्साह और क्रोध की मिश्रित भावना है, जो आपसे कह रही है कि स्पार्टा से युद्ध करो। आप थोड़ा भी तर्क के साथ सोचोगे तो आपको पता चल जाए कि क्या आप स्पार्टा के खिलाफ युद्ध केवल क्रोध और उत्साह से जीत सकते हो। मेरे मायने यह है कि स्पार्टा से युद्ध करना सुसाइड करने के बराबर है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें स्पार्टा की शर्तें माननी हैं। हम एक प्लान के साथ एग्जीक्यूट करने वाले हैं। स्पार्टा को आने दो, वो हमें युद्ध में बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम केवल डिफेंसिव रूप से खेलेंगे। स्पार्टा को अपनी ज़मीनें ले जाने देंगे। हम अपनी नेवी की हेल्प से सिटी के साथ सप्लाई लाते रहेंगे। से एक समय के बाद स्पार्टा खुद ही थक जाएगा और उसके पास सप्लाई और मनी की कमी की वजह से उसे लौटना होगा। इस प्लान से बहुत से मंत्री और जनरल खुश नहीं थे, लेकिन पिक्रेल्स के विजडम और रेपुटेशन की वजह से सभी को यह प्लान मानना पड़ा। कुछ महीनों बाद युद्ध शुरू हुआ। युद्ध की शुरुआत में पिक्रेल्स की सोच के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। स्पार्टन और उसके एलाइज बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, बल्कि वे और ज़्यादा बोल्डर तरीके से युद्ध करने लगे। एथेनियन का बिना किसी युद्ध के उनकी ज़मीनों को नष्ट होते देख उनका साहस कम होने लगा, परंतु पिक्रेल्स को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, जब तक एथेनियंस पेशेंस रखेंगे उसका प्लान ज़रूर सफल होगा। युद्ध के दूसरे साल एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक प्लेग की बीमारी से एथेनियन ग्रसित हो गए। क्योंकि लोग एक छोटी जगह में इकट्ठे हुए थे, प्लेग बहुत जल्दी फैल गया और जनता का 1/3 भाग खत्म हो गया। पिक्रेल्स खुद भी इस रोग से नहीं बच पाए, जिससे लोगों में अराजकता का भाव पैदा हो गया। पिक्रेल्स ने जो दशकों तक लोगों की सहायता की थी, वो सब एक पल में खत्म हो गया। अगर पिक्रेल्स जिंदा होता तो वो लोगों को शांत कर एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी जरूर अपनाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि एथेनियन अपने ही लीडर को गालियां दे रहे थे। वो प्लेग के लिए पिक्रेल्स को जिम्मेदार मानते। जिसे एथेनियन इतना ज़्यादा पसंद करते थे, उस पिक्रेल्स को उतनी ही नफरत करने लगे थे। धीरे धीरे एथेन प्लेग से रिकवर होने लगा। एथेनियन स्पार्टा को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते थे। ऐसे ही साल पे साल गुजरते रहे। दोनों तरफ वायलेंस और उत्साह बढ़ने लगा। एक समय आकर एथेन ने मेलस आइलैंड पर अटैक कर दिया, जो कि स्पार्टा का एक एलाई था। जब मेलानियंस ने सरेंडर कर दिया था, तो एथेनियन ने पुरुषों को मार दिया और औरतों और बच्चों को गुलामों में बेच दिया। ऐसा पिक्रेल्स के अंदर कभी नहीं हुआ था।